Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. सारे ज्वाइन हो गए? स्टार्ट करें क्लास? बच्चों, आवाज नहीं जा रहा है क्या? स्टार्ट करते हैं ना? एक मिनट, एक मिनट। प्रीवियस क्लास में हम लोग ह्यूमंस के बारे में मतलब पूरा कंप्लीट कर लिए थे ना, रेस्पिरेशन ह्यूमंस का। और आज आई थिंक हम लोग को मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन करना था। मैं बोली थी कि ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म बताऊंगी, मेरे को याद है। तो पहले ये खत्म हो जाए, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है? नहीं तो मिसमैच हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैकेनिज्म प्रीवियस क्लास का किसी को कुछ पूछना है? वेरी गुड, नहीं पूछना। मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज हेडिंग दे दीजिए आप लोग। मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो फोटोसिंथेटिक्स का मैकेनिज्म पूछ लेगा, या तो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पूछेगा। दोनों में से कोई एक मैकेनिज्म पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए थोड़ा क्लियर रहिएगा। मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ओके। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज जो है ना, वो 3 पार्ट्स होते हैं। एक है इन्हेलेशन, एक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा है एक्सलेशन। इन्हेलेशन का मतलब होता है जो सांस हम लोग अंदर की तरफ लेते हैं, वो कैसे अंदर जाता है। गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है, वो कहाँ तक वो गैस को पहुँचा सकता है। और एक्सलेशन का मतलब होता है कि वो जब गैसेस एक्सचेंज के थ्रू पूरे बॉडी में जब वो सांस पहुँच गया है, तो फिर वहाँ से वापस क्या आता है और उसको कौन लेके आता है। ठीक है? पहले इन्हेलेशन के बारे में समझते हैं।
इनहेलेशन क्या है? जो नॉस्ट्रिल्स के हेल्प से हम लोग एयर को ट्रैकिया के फेरिंग्स के पास, ट्रैकिया के पास भेजते हैं। ट्रैकिया क्या करता है? उस एयर को लंग्स के पास भेजता है। लंग्स के पास आने के बाद क्या होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे सांस लेते हैं। सांस मीन्स जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम खुद भी ये फील कर सकते हैं कि जो हमारा चेस्ट है, डायफ्राम जो होता है, वो क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। और रिपकेज क्या हो जाता है? अपवर्ड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से सांस क्या होता है? स्टोर हो जाता है, मतलब लंग्स में स्टोर कर लेते हैं सांस को। ऐसे आप लोग सांस लेके देखो, खुद आप लोग जैसे मान लो जोर का सांस लो थोड़ा सा, और आप लोग देखोगे कि आपके चेस्ट के पास एक कुछ फील होता है। जैसे सांस लिए ना, हमारा जो पेट है वो सटक जाता है और चेस्ट जो है वो फूल जाता है। लेके देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा। जब सांस हम लोग लेते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है? फ्लैटेंड हो जाता है। पेट फूल जाता है, पेट के पास डायफ्राम होता है जो फ्लैटेंड हो जाता है। रिब केज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो लंग्स क्या करते हैं? जितना भी उनको ऑक्सीजन इनहेल करना रहता है वो इनहेल कर लेते हैं ड्यू टू नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। ठीक है। नॉस्ट्रिल्स के पास नेसल पैसेज में पहले जो प्रोसेस होता है वो नॉस्ट्रिल से जाता है, नेसल पैसेज में जाता है, फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया के बाद लंग्स में जाता है। ठीक है, समझ में आया? लंग्स में जाने के बाद जो उसका प्रोसेस है, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, रिपकेज इंक्रीज हो जाएगा, जो भी एयर हम लोग को लेना है वो एयर हम लोग सब कर लेते हैं। जैसे मैं प्रीवियस क्लास में भी बताई थी कि जब हम लोग कोको कोला या फिर कुछ भी ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक जैसे हम लोग पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक सॉरी, जब हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो स्ट्रॉ के थ्रू जब हम लोग पीते हैं तो क्या करते हैं? सक करते हैं। तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है? फ्लैटेंड हो जाता है। और रिपकेज क्यों? क्योंकि उसमें हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, हमारा रिपकेज को इंक्रीज करना पड़ता है। उसी के थ्रू हमारा जो एयर है वो जब नोस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर जाता है तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, रिपकेज अपवर्ड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आराम से एयर जितना स्टोर करना रहता है उतना हम लोग स्टोर कर लेते हैं लंग्स में। ये इनहेलेशन सबको समझ में आया क्या है? डायफ्राम रहता है, दिखा दूंगी, ये यहाँ पे दिख रहा है डायफ्राम, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको? डायफ्राम दिखा? सबको दिखा? यहाँ पे डायफ्राम रहता है, ये देखो, ये जो है डायफ्राम है। जब हम लोग किसी चीज को सक करते हैं, मतलब सॉरी किसी चीज को नहीं, एयर को, जब हम लोग एयर को नॉस्ट्रिल्स के थ्रू सक करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है, ये डूम शेप का रहता है। बार बार बता दी, मतलब स्टार्टिंग क्लासेस से बता रही हूँ कि डायफ्राम जो है वो डूम शेप का रहता है, कुछ इस तरीके का। डूम शेप कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है, ये है ना पूरा ऐसे करके है, दिख रहा है ना आप लोग को? ये देखो ऐसे है ना, यू जैसा बना हुआ है बच्चों, ये यू जैसा बना हुआ है, ये डायफ्राम हुआ। अब देखिए जब हम लोग एयर को इनहेल करेंगे तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैटेंड हो जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा। रिपकेज, ये जो रिपकेज है ये क्या हो जाएगा? अपवर्ड चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से लंग्स क्या हो जाएगा? अब ये रिपकेज की वजह से लंग्स ऐसे पूरा बंद है। ठीक है, जब भी ये अपवर्ड चला जाएगा तो लंग्स क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। जो भी एयर हमें स्टोर करना रहेगा, जितना भी ऑक्सीजन हमें चाहिए, वो लंग्स उतना को कैप्चर कर लेगा, स्टोर कर लेगा। ठीक है, फिर एक एट अ सर्टेन पॉइंट, ये तो नहीं है ना कि सिर्फ रिपकेज अपवर्ड ही रहेगा, उसको तो डाउनवर्ड भी होना पड़ेगा, अपने सर्टेन पोजीशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सांस लेके छोड़ दोगे तो इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा, सांस लेने के साथ साथ सांस छोड़ना भी जरूरी है। तो क्या करना पड़ता है? फिर जब हम लोग को जितना ऑक्सीजन लेना है हम लोग ने ले लिया, उसके बाद डायफ्राम अपने शेप में आ जाएगा, रिपकेज अपने शेप में आ जाएगा। जो ऑक्सीजन हम लोग ने स्टोर किया था वो सारे ऑक्सीजन एल्वेलाई में, यहाँ पे ये जो एल्वेलाई आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एल्वेलाई है, ये लंग्स में पाए जाते हैं, ये अलग से दिखा दिया गया है। ये एल्वेलाई जो है, ये सारे ऑक्सीजन एल्वेलाई में आके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे, हाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे इसमें नंबर 2 पॉइंट्स, तब पता चलेगा कि एल्वेलाई में जाने के बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो पहले इतना लिखिए, इनहेलेशन लिखिए, टॉपिक पॉइंट कीजिए, उसी गैसेस एक्सचेंज में ही लिखिएगा, जो टॉपिक मैं लिखवाई हूँ उसके अंदर लिखना है।
inhalation. The process of taking in oxygen from the atmosphere. The process of taking in oxygen from the atmosphere. The process of taking oxygen from the atmosphere, full stop, it occur as follow. It occur as follow. एक मिनट रुको, बता रही हूँ. Inhalation. हाँ, उसके बाद ये लिखो. उसके बाद फिर ये कहाँ तक लिखे आप लोग? इट ऑकर एज फॉलो लिखे ना. उसके बाद वो पैरा छोड़ के, वो लाइन छोड़ के दूसरे पैरे से लिखो. ये लिखो, एयर इज टेकन द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर एंड म्यूकस. मैं पहले ही बता दी थी कि नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक का जो ये छेद है, उसके अंदर जो होल जो होते हैं उसके अंदर हेयर रहते हैं, म्यूकस रहते हैं. म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है और हेयर रहते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को. उसके बाद ये कौन बार बार पूछ रहा है? इन लो, ये हेडिंग है. जिसको नहीं समझ में आया बच्चे, आप लोग ये हेडिंग यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, लिख लीजिएगा. कौन सा? यहाँ पे लिखा हुआ तो है, दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सुष्मिता? एयर इज टेकन द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर एंड म्यूकस. ऐसा तो नहीं है कि मैं इतना गंदा लिखती हूँ कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा. ये एरो देके लिखना है, इसलिए इतना मेहनत कर रही हूँ. ट्रैकिया सी है ये. नेक्स्ट है द एयर देन पासिस डाउन थ्रू ट्रैकिया. उसके बाद है चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर ड्यू टू फ्लैटेंड डायफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स. पहला है एयर इज टेकन द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स वेयर इट इज फ्लैटेंड बाय हेयर एंड म्यूकस. द नेक्स्ट वन इज द एयर देन पासिस डाउन थ्रू ट्रैकिया. जो बताई हूँ वही लिखा हुआ है. चेस्ट कैविटी बिकम, थर्ड वन इज चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर ड्यू टू फ्लैटेंड डायफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स. ऐसे ही बिल्कुल आप लोग को लिख के आना है और सजा के लिखना, मेरे जैसा ऐसे गंदे में नहीं लिखना.
उसके बाद जो भी एयर हम लोगों ने लिया है वो लंग्स के थ्रू एल्वेलॉय में चला जाता है। एयर इज सक्ड इन इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एल्वेलॉय। किसी को कुछ पूछना है? वो भूल से आ गए, डबल एच नहीं है, डबल टी है। इनटू का स्पेलिंग क्या होता है? लो मेरे 1 क्लास के बच्चे, एयर इज सक्ड इन इनटू द लंग्स एंड फिल द एल्वेलॉय। हो गया सबका? सबको समझ में आ गया? सबको लिख लिए? जितना जल्दी हाथ चलाइएगा उतना जल्दी क्लासेस ये टॉपिक खत्म होगा। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखना ये है कि हमारे इतना तो हम लोग को समझ में आ गया, इनहेलेशन के थ्रू हमारे एल्वेलॉय में ऑक्सीजन चला गया, ठीक है। देखिए गैसेस एक्सचेंज का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, डायग्राम नहीं है, बस समझाने के लिए बना रही हूँ। ये एक एल्वेलॉय है, हाँ, इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, पता है ना आप लोग को। एल्वेलॉय के अंदर ऑक्सीजन आया, कैसे आया ये मैं इनहेलेशन में पढ़ लिए हम लोग। एल्वेलॉय है, वो है ये, हाँ, एल्वेलॉय हुआ। उसके बाद यहाँ पे एल्वेलॉय के आसपास क्या होते हैं ना, कुछ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं। ये कुछ ऐसे सर्कल के थ्रू, डायग्राम पे मत जाइएगा प्लीज, बस समझाने पे जाइए। देखिए ये कुछ ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स, चलो बीधी बीती, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ब्लड है, ऑब्वियस सा बात है, ब्लड वेसल्स है तो इसके अंदर ब्लड ही पाए जाएंगे, ब्लड है, ठीक है। अब ये ब्लड है, ब्लड के साथ साथ इसके अंदर CO2 भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, ठीक है। ब्लड के साथ साथ CO2 भी है, ठीक है। अब ये ब्लड आया कहाँ से? बॉडी से आया। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? बॉडी के किस पार्ट से है वो भी बता दे रही हूँ, बॉडी के हार्ट पार्ट से आता है, ठीक है, हार्ट से आता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये जो ब्लड वेसल है, ये जो एल्वेलॉय है, ये क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल्स है, ये क्या करता है? एल्वेलॉय से ऑक्सीजन ले लेता है। जो ब्लड वेसल्स है, ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आने से फिर से पूछेगा। गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रहा है वो देखिए। ये जो ब्लड वेसल्स है, जो हार्ट से आता है, हार्ट से आता है ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स क्या कर रहा है ना, ऑक्सीजन ले रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। कहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है? एल्वेलॉय से ऑक्सीजन ले रहा है। बच्चों समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन ले रहा है एल्वेलॉय से। क्यों ले रहा है? क्योंकि एल्वेलॉय के पास ऑक्सीजन है, जो भी ऑक्सीजन हम लोग ने स्टोर किया था वो एल्वेलॉय में है, एल्वेलॉय के पास ऑक्सीजन है। ये लोग क्या किया, ब्लड वेसल्स, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या किए, सारे ऑक्सीजन ले लिए। अब ऐसा तो नहीं है ना, अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें बदले में उसको कुछ देना भी पड़ता है। ये कोमल मेरे से बोली थी कि मैम एल्वेलॉय में CO2 और क्या क्या गैसेस मेरे को बोली थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसा कुछ कुछ बोली थी। तो देखो CO2, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एल्वेलॉय में O2 है, ओनली O2। क्यों O2 है? क्योंकि पहले प्रोसेस में ही बता दी हूँ कि ऑक्सीजन हम लोग ने इनहेल किया है, इनहेल किया हुआ ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे स्टोर किया हुआ है एल्वेलॉय में। यहाँ पे O2 है। ब्लड कैपिलरीज क्या किया, एक्सचेंज कर रहा है, अपना CO2 एल्वेलॉय को दे रहा है और एल्वेलॉय से O2 ले रहा है। अगर वो O2 एल्वेलॉय से लेगा नहीं तो उसको ब्रेक डाउन करके ब्लड कैसे बनाएगा? ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद ये क्या किया, पूरे ब्लड वेसल्स में O2 को क्या किया, सरवाइव कर दिया, ठीक है, सारे ब्लड वेसल्स में O2 को पहुंचा दिया। और ये एल्वेलॉय को क्या दे दिया? CO2 दे दिया। क्या दे दिया? CO2 दे दिया। क्यों? O2 ले लिया और CO2 दे दिया, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, देखिए बच्चों ध्यान से। O2 दे दिया, O2 ले लिया और CO2 दे दिया। अब ये CO2 O2 जब ले लिया है, अब ये O2 फिर कहाँ चला जाएगा? हार्ट के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने CO2 को ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं, ब्लड वेसल्स जो थे वो हम लोगों ने हार्ट से लिए थे ना। लेकिन हमें ये ब्लड वेसल्स के जो साइकिल है उस साइकिल में O2 को पहुंचाना था। अब ये O2 क्या किया, फिर से हार्ट के पास आ गया। अब ये हार्ट क्या करेगा, इस O2 को लंग्स के पास पहुंचा देगा। क्या करेगा? लंग्स के पास पहुंचा देगा। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं समझ में आया? अब जब ये O2 ये O2 क्या हुआ, ये O2 पूरा हार्ट के पास आया, ठीक है।
अब ये इसके पास हर्ट के पास जो बचा हुआ सॉरी CO2 था, O2 नहीं, O2 को यहीं ये O2 का प्रोसेस जो है वो हर्ट तक था, हर्ट के पास, हर्ट के बाद अब O2 का कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि O2 क्या हो गया, ब्लड सर्कुलेट हो गया, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में काम आ गया। तो हमें हर्ट तक क्या पहुंचाना था, ब्लड पहुंचाना था, O2 के थ्रू हम लोग ने पहुंचा दिया। अब देखिए क्या होता है, हर्ट के पास जो CO2 है वो CO2 क्या करेगा, आरबीसी, ये जितना भी फॉर्मेशन हो रहा है वो सब आरबीसी कर रहा है, आरबीसी कर रहा है। आरबीसी में स्टार्टिंग में बताई थी कि आरबीसी एक गाड़ी है जो ब्लड एक्सचेंज का प्रोसेस करता है, मतलब ब्लड लेता, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। अब ये आरबीसी क्या करेगा, हार्ट के पास O2 पहुंचाया। अब ये आरबीसी क्या किया, एल्वेओलाई से जो CO2 लिया था वो CO2 लंग्स के पास पहुंचा दिया। अब ये लंग्स क्या करेगा, फिर से डायफ्राम क्या हो जाएगा, अब क्या होगा देखिए, डायफ्राम क्या हो जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा और रिबकेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो सांस हम लोग के अंदर में है जिसको CO2 बोलते हैं, हम लोग जिसको एक्सहेल करना है, वो CO2 क्या करेगा, निकल जाएगा, नॉस्ट्रिल से वो CO2 वापस निकल जाएगा। समझ में आया इतना? नारायण, ऑल द प्रोसेस आर कंबाइंड विद डिफ्यूजन, मतलब सारे जितने भी यहाँ पे प्रोसेस हो रहे हैं वो सब डिफ्यूजन का काम कर रहा है। देखो सब ब्रेक डाउन हो रहा है, O2 ब्रेक डाउन हो रहा है CO2 में, CO2 ब्रेक डाउन किस में हो रहा है, सॉरी, O2 ब्रेक डाउन हो रहा है ब्लड में, ब्लड क्या कर रहा है, CO2 ये कर रहा है, CO2 आरबीसी के पास है, आरबीसी लंग्स के थ्रू उसको एक्सहेल कर दिया। एवरीथिंग इज डिफ्यूजन प्रोसेस, ओके। See what is happening. See, there is alveoli. Alveoli consist O2. In earlier I already told you that alveoli consist O2. अब ये O2 क्या कर रहा है, देयर आर सो मेनी ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स में O2 को O2 क्या कर रहा है, अब्जॉर्व कर रहा है ब्लड वेसल्स को, ठीक है। ब्लड वेसल्स के साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, ठीक है। हार्ट से ये ब्लड वेसल्स आ रहा है, ये बॉडी में देखो ब्लड वेसल्स आ कहाँ से रहा है, हार्ट से आ रहा है, ठीक है। बॉडी को मारो गोली, सिर्फ डायरेक्ट समझो, हार्ट से ब्लड वेसल्स आ रहा है, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड के साथ साथ O2 भी CO2 भी कंसिस्ट करता है। अब ये क्या कर रहा है, ये O2 तो ले रहा है, बदले में क्या दे दे रहा है, CO2 दे दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये CO2 कब देगा, जब ये O2 लिया, ये O2 एक्सचेंज किया, पूरे साइकिल को घुमाया, पूरे साइकिल में अपना O2 डाला, मीन्स जितने भी ब्लड वेसल्स हैं सबके पास ये O2 गया। अब ये O2 क्या हुआ, दोबारा से हार्ट के पास आ गया। हार्ट क्या किया, जो ब्लड उसको लेना था, O2 क्या हो गया, डिफ्यूजन के हेल्प से ब्रेक डाउन होके ब्लड में कंसिस्ट हो गया, ओके। अब ये क्या हो गया, ब्लड आ गया हार्ट के पास। आरबीसी का जो काम था वो क्या काम था, O2 को एक्सचेंज और करना, O2 दे दिया। अब ये CO2 ले लिया, CO2 वापस से लंग्स के पास आ गया। लंग्स क्या किया, जितना भी CO2 उसको बाहर एक्सहेल करना है उसको अपने तरफ ले लिया। और फिर डायफ्राम क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और रिबकेज क्या होते हैं, अपवर्ड की तरफ चले जाते हैं, और जो भी CO2 होता है, जितना भी CO2 को एक्सहेल करना है वो इस प्रोसेस से एक्सहेल हो जाता है, सांस के नॉस्ट्रिल के थ्रू एक्सहेल हो जाता है। देखो एक कॉमन बात यहाँ पे ये, कॉमन फैक्टर ये है कि नॉस्ट्रिल्स के हेल्प से हम लोग इनहेल भी करते हैं और नॉस्ट्रिल के हेल्प से हम लोग एक्सहेल भी करते हैं, ये एक कॉमन फैक्टर है। और पूछना है किसी को, कुछ समझ में आया आपको, और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैव एनी क्वेरीज? वेरी गुड, ओके, लेट्स स्टार्ट। exchange of gases, exchange of CO2 and O2 in alveoli. Okay,
पहले लिख लीजिए। द वॉल ऑफ एल्वेलॉय कंटेन द वॉल ऑफ एल्वेलॉय कंटेन an extensive network of blood vessels an extensive network of blood vessels the wall of क्या हाँ 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 exchange of oxygen and carbon dioxide in alveoli. Okay, the wall of alveoli contain an extensive network the wall of alveoli contain an extensive network of blood vessels full stop. The sequence of exchange of oxygen and carbon dioxide the sequence of exchange of oxygen and carbon dioxide एक और बात बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रफ वर्क में आप लोग लिख सकते हो लेकिन जब एग्जाम दोगे तो प्लीज O2 एंड CO2 लिख के मत आना मार्क्स कट जाएगा ये फिजिक्स नहीं है यहाँ पे पूरा आपको नाम लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड द सीक्वेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड the sequence of exchange of oxygen and carbon dioxide comma which occurs which occurs between blood vessels and alveoli is listed below between blood vessels and alveoli is listed below which occurs between blood vessels and alveoli is listed below मेरे साथ जो लिख रहे हैं वो ऐसे काट देना हाँ बाबू हम्म अभी ये इतना लिखिए उसके बाद और एक पॉइंट लिखना है एक्सचेंज ऑफ हाँ सॉरी ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम एल्वेलॉय टू ब्लड वेसल्स एरो देके नीचे लिखना फिर ब्लड रिलीज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वेलॉय दैट इट ब्रिंग फ्रॉम द होल बॉडी हाँ हेमोग्लोबिन इन ब्लड टेक अप ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू टिश्यू व्हिच आर डेफिशिएंट इन O2 होमोग्लोबिन ब्लड वेसल्स में ही पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स जो डायग्राम में बताई हूँ
वहां पे ही होमोग्लोबिन होता है। जैसे आरबीसी होता है ना, आरबीसी क्या करता है, ब्लड के टू पार्ट्स होते हैं, अगर आप लोग को पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा तो जान लीजिए। ब्लड के टू पार्ट्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल और एक व्हाइट ब्लड सेल होता है, और एक और होता है वो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा कलरलेस होता है। वो कोई जैसे रेड ब्लड सेल क्या होता है, लाल कलर का होता है, तो ब्लड जो होता है वो रेड होता है, इतना तो नॉर्मल है। लेकिन प्लाज्मा क्या है, कलरलेस है, वो कोई कलर का नहीं होता है। तो ये जो होमोग्लोबिन होता है, होमोग्लोबिन क्या करता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और वो कलरलेस प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसका जो ब्लड है वो कलरलेस होता है। जैसे अर्थवॉर्म के बारे में जब हम लोग एनिमल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो अर्थवॉर्म में जो ब्लड होते हैं उन लोग उसमें कभी आप लोग ने देखा नहीं होगा, अगर देखा भी होगा मरे हुए अर्थवॉर्म को, तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि उसमें रेड ब्लड निकलता है। उसका ब्लड कलरलेस होता है। उसका जो ब्लड निकलता तो जरूर है, क्योंकि विदाउट ब्लड ऑर्गेनिज्म इम्पॉसिबल है। तो ब्लड जरूर है लेकिन उसमें कलरलेस ब्लड है, उसमें प्लाज्मा प्रिवेंट करता है। ठीक है, इतना सब कुछ लिख लिए। यहाँ पे बाकी सब लिख लिए ना, मैं इसको ऊपर कर रही हूँ, जो नहीं लिखा है बता देना। अच्छा, नेक्स्ट लाइन लिखी लो। ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड to all cells in the body to all cells in the body by respiratory pigment and due to diffusion pressure and due to diffusion pressure. Oxygen is then transported oxygen is then transported cells in the body by respiratory pigment. हो गया। अब इसमें जो नहीं समझ में आया, मेरे को तो लग रहा है कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, फिर भी बता दे रही हूँ। ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल cells in the body by respiratory pigment and due to diffusion pressure। ठीक ही है, हो गया सबका। बच्चे थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए। एक्सलेशन क्या है, कुछ नहीं है, मैं इसी में बता दी। अब जितना भी देखिए, इतना यहाँ इनहेल और एक्सचेंज में हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है, अब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वो पूरा आरबीसी क्या किया, पूरा सर्कुलेट होने के बाद, पूरे ब्लड को ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने के बाद, हर एक ब्लड वेसल्स में पहुंचाने के बाद, सेल्स में टिश्यू में पहुंचाने के बाद वो लंग्स के पास लेके गया। अब वो लंग्स को क्या दे दिया, सबसे तो सबको वो ऑक्सीजन दिया, एल्वेलॉय से ऑक्सीजन लिया, सबको दे दिया, और सबसे क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। ठीक है, देने के साथ साथ लेने का प्रोसेस भी कर रहा था। वो ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन दे रहा था और उन लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न में ले रहा था। गाड़ी खाली हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा, इसीलिए देते देते ले भी रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, लंग्स के पास दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेके गया, जहां से ऑक्सीजन आया, लंग्स से एल्वेलॉय में ऑक्सीजन आया। अब क्या हुआ, लंग्स के पास दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स क्या किया, एक्सहेल कर दिया विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए, एक्सहेलेशन। It is process of giving out carbon dioxide from lungs to the atmosphere. It is process of giving out carbon dioxide from lungs to the atmosphere. It is process of giving out carbon dioxide from lungs to the atmosphere. Full stop. It occur as follow. It occur as follow.
from lungs to the atmosphere, from lungs to the atmosphere, उसके बाद full stop, it occurs as follow. कोई CO2 नहीं लिखेगा, सब कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, ठीक है, मैं जस्ट जल्दी जल्दी के लिए लिख रही हूँ। देखिए, एल्वुलाई से ऑक्सीजन लिया और एल्वुलाई को क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ई है। अब यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पूछना, ठीक है, स्टार्टिंग से बता देगी। CO2 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फ्रॉम इन ब्लड, एरो देखिए नीचे, फ्रॉम ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पासेस टू द एल्वुलॉय, एरो दीजिए, चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम, एरो, एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ लंग्स टू एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया? एयर क्या है, एयर हो गया CO2 इज फोर्स्ड आउट ऑफ लंग्स, लंग्स को फोर्स किया और निकल गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? सब कोई लिख लिए कि लिखना बाकी है? अच्छा ठीक है, लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए, कोई बात, कोई जल्दी नहीं। बाकी सबका ओके। अब देखिए, अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? रेस्पिरेशन इन क्या बोलते हैं, ह्यूमन गैसेस एक्सचेंज, ये सब क्लियर हो गया? और आगे आगे जो भी पढ़ाई हुई सबको सब क्लियर ही होना चाहिए, वेरी गुड। अब देखिए, रेस्पिरेशन इन क्या बोलते हैं उसको, एनिमल, एनिमल में रेस्पिरेशन जो है वो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है स्किन, सॉरी स्किन मतलब अर्थवॉर्म, लिख लीजिए, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन ब्रैकेट में अर्थवॉर्म। देखिए, अगर आप लोग को अर्थवॉर्म, ऐसा तो कोई नहीं है जिन्होंने अर्थवॉर्म नहीं देखा है। बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में मोस्टली हम लोग देखते हैं अर्थवॉर्म को। ये एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं इसको, जो भी बोलते होंगे, ये एक बहुत अच्छा है, हमारे सॉइल के लिए बहुत अच्छे हैं, सॉइल फर्टिलाइज करते हैं, तो इसको बुरा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये दिखने में अजीब जैसे होते हैं, मतलब अगर इमेजिन करो तो आपको अजीब जैसा लगेगा, थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मतलब अजीब जैसा दिखता है, अजीब चिपचिपा टाइप का। तो अर्थवर्म जो होता है, ये अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, मैं स्टार्टिंग में ही लिख दी हूँ, वो है स्किन। अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन है, मतलब अर्थवर्म जो है वो स्किन के थ्रू अपना ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल करते हैं। हाँ, समझ में आया सबको इतना? अब देखिए,
इसके पास क्या होता है, होमोग्लोबिन होता है, मतलब रेड ब्लड सेल नहीं होता है। अर्थवर्म का जब आप डाइसेक्शन करोगे, करना नहीं प्लीज, बहुत बुरा होता है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो 11th क्लास में क्या होता है ना, डाइसेक्शन करने को मिलता है फ्रॉग का, किसी भी इंसेक्ट का, किसी भी तो अर्थवर्म का जब डाइसेक्शन होता है तो आप लोग देखोगे क्या होता है ना, उसमें से ना रेड ब्लड सेल नहीं निकलता है। अर्थवर्म और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। अर्थवर्म में मोस्टली लीच हुआ, लीच में भी रेड ब्लड सेल नहीं होता है। उसका भी जो है वो क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, स्किन है। तो अर्थवर्म जो होता है ना, ये आपका स्किन के थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करता है इसका। इसका रेड ब्लड सेल नहीं होता है, इसमें होमोग्लोबिन पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाए जाते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही बताती हूँ कि होमोग्लोबिन जब प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है तो इसका कोई कलर ही नहीं है इसके ब्लड का। ब्लड जरूर है, विदाउट ब्लड लिविंग ऑर्गेनिज्म इम्पॉसिबल है। ब्लड जरूर है लेकिन कलरलेस है। क्यों कलरलेस है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के प्रेजेंस की वजह से इनके जो ब्लड है वो कलरलेस होते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिक्स इमीडिएटली बिलो द सरफेस। एपिडर्मिक्स मतलब होता है स्किन। स्टार्टिंग प्लांट में भी आप लोग पढ़े हो, एपिडर्मिक का मतलब होता है स्किन, किसी भी चीज का स्किन होना। अर्थवर्म रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहाँ से कर रहा है? स्किन से कर रहा है। स्किन के जो नीचे, मान लीजिए ये एक अर्थवर्म है, ये कुछ इसी ऐसे ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर पकड़ लीजिए। इसका जो ये नीचे का सरफेस एरिया होता है ना, यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनका यहाँ से काम करता है। ये क्या करता है, पीछे की तरफ चला जाता है, बिलो द सरफेस चला जाता है, और जो भी ब्लड इसको ब्लड सर्कुलेट करना रहता है वो अपना ब्लड सर्कुलेट कर लेता है। समझ में आ गया इतना आप लोगों को? इसके बारे में कुछ पूछना है अर्थवर्म के बारे में? हाँ बोलो। क्या मतलब? ब्लड विदाउट, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, विदाउट ब्लड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इम्पॉसिबल। दे हैव आल्सो ब्लड बट दे हैव प्लाज्मा। hemoglobin consists with plasma. They have plasma, that's why their blood are not red, their blood are colorless. They have blood but they have plasma blood. That's why in circulation we study about plasma, what is plasma in circulation chapter we study. But now you guys only understand this, that they have blood but there is plasma, that's why their blood is colorless. Okay, कभी नहीं बोलना कि ब्लड नहीं होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास आप रेड ब्लड नहीं देख रहे हो, उनके पास ब्लड जरूर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन क्या होता है, कंसिस्ट हो जाता है प्लाज्मा में, उसके वजह से क्या हो जाता है, ब्लड जो होते हैं वो कलरलेस हो जाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक नमक का डब्बा को पकड़ो, सॉल्ट बॉटल, उसमें सॉल्ट है ये आप लोग को दिख रहा है, राइट? लेकिन अगर उस सॉल्ट को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या वाटर में सॉल्ट को देख पाओगे? इट इज पॉसिबल टू सी सॉल्ट इन वाटर। दैट्स द एग्जाम्पल। यही एग्जाम्पल है। होमोग्लोबिन जो होता है वो प्लाज्मा में जाके डिसॉल्व हो जा रहा है, जिसके वजह से हम लोग ब्लड को नहीं देख पा रहे हैं। होमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ब्लड सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, ब्लड रहता है लेकिन वो ब्लड क्या हो जाता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। इसी के वजह से क्या हो जाता है, हम लोग ब्लड का जो कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है। मेनली ब्लड इज रेड कलर बट इन सम इंसेक्ट्स और सम फिश और भी कुछ भी बोल सकते हो, उनमें ब्लड होते जरूर हैं। विदाउट ब्लड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इम्पॉसिबल। तो ब्लड है लेकिन ब्लड क्या है, प्लाज्मा की वजह से कलरलेस है। प्रॉन में भी ब्लड होते हैं। ठीक है, चलो आगे। और किसी को कुछ पूछना है? हम्म, आपका आवाज ये हो रहा है, कट रहा है, अजीब जैसे साउंड आ रहा है, ठीक से बोलिए। क्या अर्थवर्म का? बोन्स। आपको बोन्स से क्या काम है? आप अर्थवर्म में बोन्स देखे हो? यहाँ पे बोन्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, बोन्स नहीं होते हैं उनमें। आगे नेक्स्ट। हम्म,
हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्लड होते हैं बच्चा, लेकिन जो ब्लड होते हैं वो कलरलेस होते हैं प्लाज्मा के वजह से। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, चलिए अगर पूछना है तो क्वेश्चन क्वेरीज करके रखिए, लेकिन अभी पहले लिखेंगे उसके बाद, क्योंकि क्लास ओवर होने वाला है। तो स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कीजिए। मैं खुद नहीं स्टार्ट की। रेस्पिरेटरी थ्रू स्किन लिखे हैं। अब इसमें क्या है ना, पैरावाइज नहीं लिखना है इसमें, आप ऐसे स्टार मार्क दे दे के एक एक पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट बता रही हूँ, स्टार मार्क दे दो, और ऐसे ही एग्जाम में भी लिख के आइएगा। स्टार मार्क दे दीजिए, या फिर कुछ भी डॉट देना है तो डॉट दे दीजिए और पहला पॉइंट लिखिए। द वॉर्म पासेस ब्लड क्या है, वेस्कुलर सिस्टम। द वॉर्म पासेस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। लिखना पड़ेगा क्या, मैं लिख दूँ? which contain hemoglobin, which contain hemoglobin bracket में respiratory pigment, which contain hemoglobin bracket respiratory pigment bracket close, dissolve in plant. Number 2, skin of worm moist due to which contain hemoglobin bracket respiratory pigment dissolved in plants. Okay, number 2, skin of worm moist due to skin of worm moist due to glandular secretion. Glandular secretion, GLANDULAR, glandular secretion, SECRETION secretion from the क्या, GLANDULAR, glandular secretion, SECRETION secretion from the epidermis and highly vascularized, from the epidermis and highly vascularized. इसका जो पहला पॉइंट लिखे हो? ओके। दूसरा पॉइंट है ब्लड कैपिलरीज ऑफ यार, वेस्कुलराइज्ड है, वेस्कुलराइज्ड में तुम तो मेरे को भी कंफ्यूज कर दोगे। वेस्कुल एल है, एल ए है ये, ठीक है, आर आई एस ई, ब्लड कैपिलरीज एंड वही तो लिख रही हूँ। हो गया?
देखिए मॉइस्ट होता है, उसका जो वर्म का जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है, चिपचिपा होता है। स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि स्किन जो है वो चिपचिपा होता है, बहुत सारा सिक्रिएशन अपने अपने अंदर ये करता है, अपने ऊपर सिक्रिएशन करता है, ग्लैंडुलर सिक्रिएशन मतलब चिपचिपा पदार्थ को बढ़ाता रहता है। आप अगर कभी भी छूना नहीं, बहुत अजीब जैसा लगता है, लेकिन देखना, अगर आपसे देख पाओगे तो देखना, किसी भी मरे हुए अर्थवर्म को देखोगे अगर, तो क्या होता है ना, उसको अगर छूओगे, कभी छूना नहीं, मैं बस बता रही हूँ। अगर उसको छूने से क्या होता है, उसके ऊपर का जो स्किन होता है ना वो बहुत ही चिपचिपा होता है, मस्कस जैसा होता है। सेलिवा जो सेलिवा सिक्रिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या करता है, ग्लैंडुलर सिक्रिएशन को सिक्रिएट करता है और उसी के थ्रू ब्लड वेसल्स पूरे उसके बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स फिश, लिख लीजिए, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं एग्जाम दी थी तब ये आया था, उसके बाद भी ये कंटिन्यूअसली 3 साल तक आया। एंड राइट नाउ आई रियली डोंट नो, बट ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको थोड़ा, ये तीनों पार्ट में से ना, एनिमल के तीनों पार्ट में से कोई एक जरूर आता है, ये तो जान लीजिए। मेरे टाइम में फिश आया था, अभी क्या आएगा मेरे को पता नहीं। वैसे क्या है, कौन सा स्कूल में एग्जाम देना, घर में तो एग्जाम देना है, किताब खोलो और बैठ जाओ, है ना। ओके, अब देखिए इसका जो ऑर्गन है वो गिल होता है। गिल यहाँ फिश का जो गिल है वो यहाँ नेक के पास, जैसे उनका जो मुंह होता है ना, फिश को तो देखे ही होगे एक्वेरियम में और तालाब में भी देखे होगे, तो आप लोग नॉनवेज हो तो खाते भी होगे तो देखे होगे। फिश का जो गिल होता है वो यहाँ होता है, फिश के जो मुंह होता है, मुंह के पास यहाँ पे होता है गिल। ठीक है, 5 गिल होते हैं, 5 गिल्स, एक साइड में 5, एक साइड में 5। ओके, गिल पाउचेस होते हैं, 5 गिल पाउचेस होता है। ठीक है, ये गिल ही फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, याद रखिएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, गिल का रेस्पिरेटरी फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल है। ठीक है, अब देखिए कि क्या होता है, कैसे O2 और CO2 वो लेता है। फिश, जब आप लोग अगर फिश को देखे होगे तो फिश हमेशा अपना माउथ को ना ओपन एंड शट करता रहता है, मतलब खोलता रहता है, बंद करता रहता है, ये देखे होगे। क्योंकि अगर किसी के घर में एक्वेरियम है तो उनके वो लोग नोटिस करते होंगे कि फिश जो पानी में माउथ को बंद करता है और खोलता है ना, उसके वजह से ना बबल्स होते हैं, पानी में बहुत सारे बबल्स होने लगते हैं। नोटिस किए हो ना कि यही हो गया, कोई बात नहीं है। तो देखिए फिश के पास क्या, हाँ, क्या, नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। वही पानी, उस पानी ही उसके लिए ऑक्सीजन है, पानी के अंदर में ही ऑक्सीजन है। वो अपने मुंह से पानी को सक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन को गिल के पास लेके गए, लैमिना के पास, गिल है, गिल के अंदर लैमिना होता है। ठीक है, वो उन लोग का सिक्रिएशन का, सॉरी, रेस्पिरेटरी का जगह है, लैमिना के पास लेके गए। अब वो क्या किए, जितना ऑक्सीजन उनको स्टोर करना था, वैसे ही सेम प्रोसेस, ह्यूमन का जैसा प्रोसेस है वैसे ही ऑक्सीजन लेना था, ले लिए। फिर वापस से गिल पाउच के पास आए और फिर पानी का बुलबुला वापस से वो जब मुंह खोलते हैं। एक और नोटिस करने वाला बात है, जब फिश अपना मुंह खोलता है तो गिल पाउचेस जो होता है वो बंद रहता है। ठीक है, जब फिश जब फिश अपना गिल पाउचेस बंद रहता है, जब वो अपना मुंह बंद करता है तो गिल पाउचेस खुल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, को जानिए। जब फिश को पानी लेना रहता है, वो जब ऑक्सीजन लेता है तो मुंह खोलता है। ठीक है, ये गिल पाउचेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जब वो ले लिया तो मुंह बंद किया तो गिल पाउचेस क्या होता है, खुल जाता है। क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेना है, फिश जो ऑक्सीजन लिया है उस ऑक्सीजन को गिल पाउचेस को सक करना रहता है। ठीक है, ले लिया। अब फिर वो जब ले लिया तो फिर फिश मुंह खोला, फिर फिश मुंह खोला तो फिर गिल पाउचेस बंद हो गया। समझ में आया। एक सेकेंड, मतलब ये ना सेकेंड प्रोसेस है, सॉरी, जैसे मिनट के हिसाब से नहीं होता है, ये सेकेंड के हिसाब से होता है। फिश सेकेंडली अपना मुंह खोलते हैं और बंद करते हैं, खोलते हैं और बंद करते हैं। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि आधा घंटा में, 1 घंटा में मुंह खोलता है, बंद करता है, नहीं, कंटिन्यूअसली प्रोसेस है उनका। मुंह के अंदर पानी लिए, मुंह बंद किए, फिर वो पानी ऑक्सीजन के थ्रू चला गया गिल में, गिल पाउचेस में। फिर वो गिल पाउचेस में जितना ऑक्सीजन स्टोर करना था स्टोर कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, बाहर फेंक दिया। समझ में आया।
अब देखिए लैमिना क्या होता है। लैमिना इतने इंटेलिजेंट हो के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते, तब से बोल रही हूँ लैमिना लैमिना। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि लैमिना एक्चुअली में है क्या? लैमिना ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट करता है। लैमिना एक सर्कुलेशन करता है ब्लड का। फिश का लैमिना क्या, फिश में जो लैमिना है वो ब्लड सर्कुलेशन, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्लड क्या बोलते हैं उसको, कैपिलरीज होता है। ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ब्लड कैपिलरीज होता है ना। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाई हूँ ना ब्लड कैपिलरीज का, कहाँ गया ये ब्लड कैपिलरीज। चलो ये रहा, मिल गया। ब्लड कैपिलरीज का डायग्राम बनाई हूँ, ठीक है। ये ह्यूमन में ब्लड कैपिलरीज रहता है, वैसे ही फिश में लैमिना होता है। वो क्या सर्कुलेट करता है, वो सर्कुलेट करता है ब्लड को। लैमिना में जो ब्लड प्रेजेंट रहते हैं उसको सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, ठीक है। एक और बात, जब हम लोग पानी को जब फिश पानी को सक करता है, उसका गिल पाउचेस जब बंद हो जाता है, तो उनका जो फूड पाइप होता है एसोफेगस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? क्योंकि अगर पानी लेते वक्त एसोफेगस खुला रहा तो क्या हो जाएगा, वो पानी एसोफेगस फूड पाइप के अंदर चला जाएगा और इससे बेचारी मछली का जान जा सकता है। तो इसीलिए जब फिश पानी को सक करता है, ऑक्सीजन को सक करता है, तो गिल पाउचेस के साथ साथ एसोफेगस भी बंद रहता है। यही है प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैसे अंदर आया, ऑक्सीजन कैसे बाहर गया, समझ में आ गया सबको? वो चलिए लिखिए। एक काम कीजिए, टाइम नहीं है, इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है। ये और क्या एक और है ना, अर्थवॉर्म, नहीं ग्रास हॉपर। ये और ग्रास हॉपर, और फिर मैं फोटोसिंथेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेटिक्स को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। एक 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 क्वेश्चन करना था आप लोगों से। डाइजेशन में किसी को कोई डाउट है अभी तक? क्या बच्चों हो कि चले गए सब मेरे जाने से पहले ही? हाँ तो बताइए, डाइजेशन में किसी को कोई डाउट है? सबका म्यूचुअल व्यूअर्स होना चाहिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। डाइजेशन में वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को बता देना कि कभी भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी भी किसी दिन भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, तो रेडी रहो बिना बोले, ओके। ऑब्वियसली एक ही टॉपिक का होगा, डाइजेशन का ही होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। रेस्पिरेशन खत्म होने के बाद बताऊंगी। एग्जाम कब है, बायो का एग्जाम कब है? बायो ही है पहला एग्जाम। देखो बच्चे, कब? हाँ हाँ, देखो मेरा नाम नहीं हंसाना, ठीक है प्लीज। बहुत मेहनत की हूँ मैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ। तो अच्छे मार्क्स लेके आइएगा, चीटिंग नहीं कीजिएगा प्लीज। घर में एग्जाम देने का मतलब ये नहीं है कि बस बुक खोल के बैठ जाओ और लिख लो। कुछ बच्चे हैं जिन पे मेरे को पूरा विश्वास है कि वो लोग खुद से लिखेंगे। नंबर वन इज कोमल, और बच्चे भी हैं। तो कुछ बच्चे हैं जिन पे मेरे को पूरा विश्वास है, लेकिन नाम नहीं बताऊंगी। कोमल आसमान में अब नहीं उड़ना, ठीक है। बाकी बच्चों चलो, बाय 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 बाय, सबको मेरा हाथ दिख रहा है। बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू।
प्रेस करिए।